अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप डील जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के ये तलाश किया जाता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है तमाम ऑप्शंस को पढ़ के। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे चैप्टर नंबर 15 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त इस चैप्टर के पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। पहला सवाल कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। कौन सी स्टेटमेंट इन मैग्नेटिक पोल्स के बारे में दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ज़रा रिकॉल कर लें कि मैग्नेटिक पोल्स होते क्या हैं। आपके सामने ये एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बार मैग्नेट में डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल। इन्हीं पोल्स को मैग्नेटिक पोल्स या मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें मैग्नेटिक डायपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों पोल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। आपने ये तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि अगर कहीं पर हो तो शायद मुमकिन है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, अगर कहीं पर हो तो शायद मुमकिन है सिर्फ नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। यानी सिंगल चार्ज पार्टिकल ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एट एनी पोजीशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। आप सिंगल मोनोपोल को, एक पोल को कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकते। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी वहां पर दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ का होना शर्त है। नेचर के खिलाफ हो जाएगा अगर एक पोल एग्जिस्ट कर जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा मैग्नेटिक पोल्स डायपोल्स नॉर्थ एंड साउथ टुगेदर इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक डायपोल्स के हवाले से। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दी जा रही हैं। कौन सी बात ऑप्शंस में से ट्रू है, हमें वो सिलेक्ट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है अनलाइक पोल रिपेल। क्या अनलाइक पोल रिपेल करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये अनट्रू बात है, ये फॉल्स है, अ बिग नो। डियर स्टूडेंट्स, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस बार मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट इस तरह से ले आएंगे कि सामने साउथ हो इस नॉर्थ के, तो दिस नॉर्थ एंड साउथ विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। द नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनदर बिग नो। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इसी तरह से लाइक पोल्स भी रिपेल करते हैं। अगर ये नॉर्थ हो और मैं नॉर्थ के सामने दूसरे बार मैग्नेट का भी नॉर्थ ले आऊं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों नॉर्थ्स की नेचर सेम है। सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, अनट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी दुरुस्त नहीं हो सकती। चलिए अगली स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। क्या मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते? वंस अगेन अ बिग नो। अभी हमने ऊपर दो बातों में यही तो पढ़ा कि जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक पोल्स इफेक्ट ईच अदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दे डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये तो पहली तीन ऑप्शन हो चुकी हैं और जो तीनों के तीनों फॉल्स हैं, तीनों के तीनों दुरुस्त नहीं है। हमें दुरुस्त स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। यस, दिस इज ट्रू। सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करता है। यानी डायपोल का मतलब है डायपोल। स्टूडेंट्स, डाई का मतलब होता है टू, डायपोल यानी दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको नॉर्थ और साउथ इकट्ठे देखने को मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पोल मिल जाए या मोनोपोल एग्जिस्ट करे। सो सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले बार मैग्नेट को फिर से ड्रॉ करना होगा। स्टूडेंट्स, ये बार मैग्नेट है, इट इज कॉल्ड एज अ बार मैग्नेट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बार ऑफ चॉकलेट। स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से एमिट होती हैं और साउथ की तरफ टर्न हो जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से नॉर्थ से यकीनन एमिट होंगी और साउथ में टर्मिनेट होंगी। स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दिस बार मैग्नेट। ज़ाहिर है ये साउथ से दाखिल होकर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी ताकि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लूप क्लोज रहे। नॉर्थ से निकलेंगी और नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में दाखिल होंगी। सो आउटसाइड, डियर स्टूडेंट्स, आउटसाइड डायरेक्शन याद रखिएगा, आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इनसाइड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज करने के लिए कहाँ से कहाँ जाना होगा, साउथ टू नॉर्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, they will always go from south to north inside this bar magnet, outside north to south। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चलिए अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नो, दिस इज इन द केस ऑफ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। सो ये तो दुरुस्त नहीं है। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी ट्रू, लेकिन मैंने हमेशा से आपको ये सिखाया है कि बाकी ऑप्शंस को पढ़े बगैर कभी भी करेक्ट ऑप्शन मिलते ही फ़ौरन उसे क्लिक नहीं करना। तो चलिए पहले बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम साइड टू साइड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। चलिए डी ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मुताबिक सिर्फ बी ऑप्शन ही दुरुस्त बनती है, तो बी ऑप्शन ही दुरुस्त है। इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। उम्मीद करता हूं कि ये पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आए, आपने सीखे। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्दर नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे फर्दर दो नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी कैन बी डिटेक्टेड बाय, इसका पता कैसे चल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का एहसास कैसे हो सकता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कोई नज़र आने वाली चीज़ तो है नहीं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को देखते कहना शुरू कर दें कि वो देखो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे किया जाए अगर आप इसे देख नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास वही है जो आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह की कंपास जिसमें जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करती है और नीडल की जो बैक है, नीडल की जो टेल है, वो साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। सो दैट कंपास इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक कंपास दैट विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई सराउंडिंग में मैग्नेट ना पड़ा हो तो डियर स्टूडेंट्स, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अर्थ का नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है, ये डायरेक्शन आपको बताती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं। स्मॉल मैस, क्या मैस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का एहसास दे सकता है? नो, मैस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, लिहाजा मैस की मौजूदगी से मैग्नेटिक फील्ड का एहसास या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, स्टेशनरी चार्जेस जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेशनरी चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रख लीजिए, स्टेशनरी यानी कि रुके हुए चार्जेस चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, उन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लग सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा नहीं दे सकता।
तो लिहाजा बी ऑप्शन भी गलत है। स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, मैंने भी कहा कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेशनरी चार्जेस पर कोई फोर्स एग्जस्ट नहीं करती। ये स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है मैग्नेटिक कंपास, ऑब्वियसली अ बिग यस, बिल्कुल दुरुस्त है। मैग्नेटिक कंपास ही वो वाहिद ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा भी कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता भी कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। मैग्नेटिक कंपास कैन नॉट टेल यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी शदीद है या कितनी वीक है, ये कंपास नहीं बताती है आपको। कंपास सिर्फ डायरेक्शन बताती है और ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। ये स्टूडेंट चलिए अगले सवाल की जानी बढ़ते हैं। इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एक वायर जिसमें मौजूद करंट, वो वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी है, वो करंट उस वायर में बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीजेस, द फोर्स ऑन द वायर इज। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? याद कीजिए, हमने चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई है। What are the factors affecting the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field? The first of the factor is current. ज़ाहिर है करंट वो वजह है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, तो ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करवाएगा। ये स्टूडेंट्स दूसरा फैक्टर था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकेंड फैक्टर वॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ज़ाहिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेटर होगी तो लगने वाली फोर्स भी ग्रेटर लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड फैक्टर वॉज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स उतने ज़्यादा हिस्से पर प्रोड्यूस होगी, तो ज़ाहिर है फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा वो कंडक्टर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लेंथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे पहले 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 हमने पिछले व्हाइट बोर्ड पे किए थे, 2 अभी कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके फर्दर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी चैप्टर नंबर 15 के। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डीसी मोटर, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट मोटर कन्वर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए हमने डीसी मोटर के टॉपिक को चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर कैसे काम करती है? इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। आप इसे करंट प्रोवाइड करते हैं और ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देती है, यानी करंट को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होने चाहिए ऑप्शंस? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट या उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्या केमिकल एनर्जी कहीं पर यूज हो रही है? नो, अ बिग नो, फॉल्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह से सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अभी आप डी ऑप्शन पढ़े बगैर सी ऑप्शन को नहीं पिक करेंगे, तो चलिए डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, वंस अगेन ये भी दुरुस्त नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। सो इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। आप इसे बिजली देंगे और ये घूमना शुरू हो जाएगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी विद द एप्लीकेशन ऑफ करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल? डीसी मोटर का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर सकता है एवरी हाफ साइकिल, हर आधे चक्कर पे? हर आधे चक्कर पे यानी कि हाफ साइकिल यानी कि 180 डिग्री घूमने के बाद कौन सा ऐसा पुर्जा है डायरेक्ट करंट मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है? डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए मैंने आपको ड्यूरिंग चैप्टर यही बात पढ़ाई थी, कहा था कि अगर तो करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो ये मोटर घूम नहीं सकती। आपको हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना पड़ता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने के लिए ये रहे कॉम्यूटेटर्स। दीज आर द कॉम्यूटेटर्स, जिन्हें स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज होने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी कॉम्यूटेटर। चलिए पढ़ते हैं। आर्मेचर, नो, नॉट एट ऑल। आर्मेचर डियर स्टूडेंट्स कहा था कॉइल को कहते हैं।
कॉम्यूटेटर बी ऑप्शन दुरुस्त है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि दोबारा तमाम ऑप्शंस को देख लें ताकि आप करेक्ट ऑप्शंस का इंतखाब कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। सी इज़ द ब्रशेस। नो, द ब्रशेस आर द कार्बन ब्रशेस। वो ये मौजूद है, वो कनेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट विद द कॉइल प्रोवाइड करने के लिए है। उनका मकसद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करना नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, स्लिप रिंग्स, नो, स्लिप रिंग्स आर प्रेजेंट इन एसी जनरेटर। वो एसी जनरेटर का पार्ट है, वो डीसी मोटर में मौजूद नहीं होते, तो डी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, द ओनली ऑप्शन विच इज ट्रू इज द कॉम्यूटेटर्स। कॉम्यूटेटर्स का एक नाम और भी है, आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग्स। तो कॉम्यूटेटर्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्लिट रिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे फर्दर 2 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने अभी इस वाइट बोर्ड पर शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं फर्दर अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे फर्दर अगले 2 मजीद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद कीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड के बारे में हमें किसने बताया था? लेंज ने, इन हिज वेरी फेमस लेंज लॉ। और मैंने आपको लेंज लॉ में ही ये बात बता दी थी कि द लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज ने ही ये बात कही थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉजेस के ऑपोजिट होगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुताबिकत में है, बिल्कुल उसी के मुताबिक है, दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बात दुरुस्त है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो, चार्ज, नो, कोई ताल्लुक नहीं चार्ज के साथ, मोमेंटम, बिल्कुल भी नहीं, एनर्जी, जी बिल्कुल, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप क्या करता होगा स्टूडेंट्स? बताया था ये वोल्टेज को चेंज करती है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन ओनली स्टेप अप द वोल्टेज, सिर्फ ये वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है और इसके अलावा सर्किट में मौजूद किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकता, ना करंट ना पावर। तो हमारे स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए करेक्ट ऑप्शन? द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, नो नो, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। स्टूडेंट्स, ऑप्शन दुरुस्त लग रही है कि इनपुट में आने वाले वोल्टेज को बढ़ा देगा, लेकिन फिर वही शर्त कि बाकी ऑप्शन अभी नहीं पढ़ी, तो मैं इस ऑप्शन को दुरुस्त कह नहीं सकता। पहले बाकी ऑप्शंस को एक दफ़ा देख लेते हैं। हैज़ मोर टर्न्स इन प्राइमरी, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नो, नॉट एट ऑल। आपको टर्न रेशो याद है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ी थी, NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP। तो आपने कहा था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी के वोल्टेजेस प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं, लिहाजा उसमें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होनी चाहिए। NS मस्ट बी ग्रेटर देन NP, तो उसमें प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स एटलीस्ट ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारी सी ऑप्शन भी गलत हो गई। तो चलिए, हैज़ लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स। अब सी और डी ऑप्शन एक ही जैसी हैं, मोर टर्न्स इन प्राइमरी कह दें या लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जैसी बात है। तो डी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। जो भी इनपुट में आने वाले वोल्टेज होंगे उसे बढ़ा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इंक्रीज इनपुट वोल्टेज का मतलब ये है कि इनपुट के आने वाले वोल्टेजेस को बढ़ाकर आउटपुट में देगा, यानी इनपुट के वोल्टेजेस इंक्रीज करके ये आउटपुट में प्रोवाइड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे पहले 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब एक लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का रह चुका है। चलिए फटाफट से जल्दी से उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। स्टूडेंट्स, द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 10। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो 10 है। व्हाट डज इट मीन? आप जानते हैं टर्न रेशियो इज NS ओवर NP। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर NS ओवर NP की वैल्यू 10 है तो आप इसे यूं लिख सकते हैं
NS is equals to 10 into NP. So if the turn ratio is 10, it can be written as NS is equals to 10 times NP. तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ऑप्शन इससे ऐसी होगी वो यकीनन दुरुस्त होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। IS is equals to 10 IP, no, not at all. NS is equals to NP over 10, no, बिल्कुल भी नहीं। NS is equals to 10 NP, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन बाकी एक ऑप्शन रहती है, उसे पहले पढ़ लें, फिर देखते हैं कि क्या यही दुरुस्त है या कोई और भी दुरुस्त हो सकती है। VS is equals to VP over 10, not at all, बिल्कुल भी नहीं। So the only correct option here is NS is equals to 10 NP। उम्मीद करता हूँ तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के समझ आ चुके हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, अगली बार मुलाकात करूँगा कुछ नए रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।